स्वागत है आप सभी फार्मेसी इंडिया पर। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो डी फार्मा सेकेंड ईयर में हमारा सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, उसके RUHS यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंसेस की तरफ से जो अब हमारे फाइनल एग्जाम्स होने जा रहे हैं, तो उसमें आज मैं आपको फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का जो इस साल जनवरी 2024 में यानी कि लास्ट जो पेपर हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं। आप जानते ही हैं कि फार्मेसी इंडिया लाइव ने यह पहल दिया है, हर एक सब्जेक्ट का आपको प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो आज मैं आपको जो सॉल्यूशन दूंगा वो है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। और आपको आज के सेशन का यानी कि जो हमारा लॉ एंड एथिक्स के आंसर्स का यानी कि जो सॉल्यूशन है इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि 80 नंबर का पेपर होता है, 3 पार्ट्स में आता है। पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं जो कि कहता है अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस है जिसमें से आपको 6 करने हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। पहला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ फार्मेसी एक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शंस क्या कहते हैं एक फार्मेसी एक्ट के। इसके तहत अगर मैं बात करता हूं फार्मेसी एक्ट 1948 की, तो जो हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन माना जाता है, क्योंकि इसी के तहत जो हमारा एक प्रोफेशन है फार्मेसी का, ठीक है, प्रोफेशन है फार्मेसी का, उसको रेगुलेट किया जा सके, उसको और सुधारा जा सके, उसी के लिए फार्मेसी एक्ट लाया गया था। वहीं पर अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेट हो सके, फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन हो सके, फार्मेसी प्रैक्टिस पे कंट्रोल किया जा सके, सुपरवाइज किया जा सके, और यह सुनिश्चित किया जा सके कि पब्लिक सेफ्टी और हेल्थ क्या है, क्या मायने रखती है उसके बारे में। अगर मैं बात करूं इसके तहत पीसीआई का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का भी गठन किया गया, जिसके तहत फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट किया जा सकता है, फार्मासिस्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी परमिशन दी जा सके, प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी को मॉनिटर किया जा सके यानी कि उसकी निगरानी की जा सके, साथ ही साथ हम स्टैंडर्ड सेट कर सके फार्मेसी प्रैक्टिस के, हम एडवाइस दे सके गवर्नमेंट को, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इश्यूज के ऊपर, ठीक है, यही सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट इन डिटेल ड्रग्स प्रोहिबिटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल इन इंडिया। अब ऐसे ड्रग्स जिन पे प्रतिबंध लगा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग और सेल को लेकर के भारत के अंदर, उसमें सबसे पहला अगर मैं बात करूं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की, ठीक है, इसके अंदर काफी सारे रेगुलेशंस बने मैन्युफैक्चर को लेकर के यानी कि दवाइयों के निर्माण को लेकर के, वहीं पर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और जो दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है वो सब इसके अंतर्गत आता है, चाहे ड्रग्स हैं कॉस्मेटिक्स हैं। अब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 उसके तहत ये कहता है कि जो भी गाइडलाइंस है हमारी कि किन पर्टिकुलर ड्रग्स पे हमारा प्रतिबंध लगना है वो इसके तहत आता है। एडिशनली जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो हमारा सीडीएससीओ है, क्या है सीडीएससीओ, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आता है, उसी की जिम्मेदारी है कि इन रेगुलेशंस को कैसे बनाया जाए और कैसे सुनिश्चित किया जाए। अब जो कैटेगरीज है हमारी जिनके तहत ड्रग्स पे प्रतिबंध लगा हुआ है, ऐसी ड्रग्स जिन पे सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बैन लगाया गया वो है जिनमें हार्मफुल या फिर टॉक्सिक जहरीले पदार्थ हो सकते हैं, खतरनाक पदार्थ हो सकते हैं, जैसे थैलिडोमाइड है, क्लोरोफॉर्म है और डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन है। उसके बाद आता है कि वो ड्रग्स जिनमें कोई थेराप्यूटिक बेनिफिट्स नहीं है, जैसे कि अगर आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स का, एब्सोल्यूट एंटीबायोटिक्स या फिर मिनरल्स और विटामिन का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, ऐसी ड्रग्स जिनसे अब्यूज यानी कि एक तरीके से मिसयूज हो सकता है या उनसे अडिक्ट हो सकते हैं यानी कि लत लग सकती है, जैसे शेड्यूल H1 की ड्रग्स आती हैं और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं। और वो ड्रग्स जिनमें जो है बेसिकली डेंजरस इंग्रेडिएंट्स या कंटामिनेंट्स हो सकते हैं, जैसे अडल्ट्रेटेड या कंटामिनेटेड ड्रग्स होती हैं, या फिर आप हार्मफुल एडिटिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो स्पेसिफिक ड्रग्स और फॉर्मुलेशन जिन पे इंडिया में बैन है, जैसे कुछ एनाल्जेसिक्स और पेन किलर्स आते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स और ट्रीटमेंट्स हैं, नॉन अप्रूव्ड हर्बल और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, वो ड्रग्स जिन पे बैन लगा हुआ है स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स को लेकर के, जैसे बेंजोडाइजेपिन है, थैलिडोमाइड है,
और जो रफ और अनलाइसेंस्ड इंजेक्टेबल्स हैं। नेक्स्ट आता है कि जो कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनसे उनको बनाया गया है। नेक्स्ट आती है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर यानी कि डीपीसीओ। ठीक है, ये एक ऐसा रेगुलेशन जो हमारी भारत सरकार के द्वारा इशू किया गया था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत। ठीक है, प्राइमरी गोल था कि डीपीसीओ को लाना है जिससे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स को हम अफोर्डेबल पे यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव बना सके दवाइयों को, वो भी एसेंशियल मेडिसिन को, उसके लिए लाया गया। अब अगर मैं बात करूं कि प्राइस कैसे जो है कंट्रोल किया जाता है रिटेल ड्रग्स का, जिसको हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि जो हमारा डेफिनेशन है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का वो बताना है, और एक प्राइस क्या है रिटेल ड्रग्स का उसको कैसे कंट्रोल करोगे वो मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बता चुका हूं कि भैया ये डीपीसीओ एक्चुअल में है क्या, और इसमें मैं आपको बता रहा था कि कैसे कंट्रोल करेंगे प्राइस को। सबसे पहला कि आप नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन का प्राइस रेगुलेट कर लीजिए। वो दवाइयां जिनको बेसिकली बहुत ही जिनकी बेसिक नीड होती है, क्या होती है, जिनकी बेसिक नीड होती है। नेक्स्ट आता है कि जो हम कंट्रोल करेंगे मैक्सिमम रिटेल प्राइस का, उसके ऊपर बात आती है। फिर जो आप रेगुलेशन करेंगे प्राइसेस का नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा, आप प्राइस मॉनिटर करेंगे और इन्फॉर्मेंस करेंगे उनका। पीरियोडिक प्राइस रिवीजन भी जरूरी है कि भाई अगर लग रहा है कि लागत ज्यादा आ रही है तब तो प्राइस चेंज करना ही पड़ेगा। प्राइस लिस्ट को फॉर्मुलेशन भी करना यानी कि बनाना भी है। प्राइस कंट्रोल करना है शेड्यूल्ड ड्रग्स का। प्राइस कंट्रोल करना है फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशंस का। रेशनलाइजेशन होना चाहिए ड्रग प्राइसेस का कि जिससे कि हर कोई इनको अफोर्ड कर सके। ठीक है, ये आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिव अ डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू ड्रग्स एंड फार्मेसी। अब ड्रग्स एंड फार्मेसी को लेकर के क्या एक्ट्स हैं वो हमें बताने हैं। आप जानते ही हैं कि इसको लेकर के जैसे हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था, क्यों आया था कि ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स को रेगुलेट कर सके, मैन्युफैक्चरिंग और सेल हो सके ड्रग्स की, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हो सके, कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड सेट कर सके, क्लिनिकल ट्रायल्स का रेगुलेशन हो सके और कंट्रोल कर सके हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। नेक्स्ट आता है फार्मेसी एक्ट 1948, जिसके तहत आपका पीसीआई का गठन हुआ। ठीक है, फार्मेसी एजुकेशन का रेगुलेशन होता है, रजिस्ट्रेशन हो सके फार्मासिस्ट का, एथिकल स्टैंडर्ड सेट हो सके। फिर आया नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जिसको आप एनडीपीएस एक्ट कहते हैं, जैसे अनलॉफुल ट्रेड का प्रतिबंध लग सके, लीगल प्रोडक्शन पे कंट्रोल कर सके, ड्रग एब्यूज से हम बचा सके और प्यूनिटिव मेजर्स देख सके। फिर ऐसे ही ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जिसको ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहा जाता है। यहां पर हम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स पे बैन लगा सकते हैं, मैजिक रेमेडीज पे प्रतिबंध लगा सके और पेनल्टीज जो होती हैं वायलेशंस को लेकर के उनको रोक सके। फिर आता है कि जो ड्रग्स है हमारी, जैसे ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डीपीसीओ, ये आया 1995 में, जिससे कि प्राइस कंट्रोल कर सके एसेंशियल ड्रग्स का, जैसे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है, रेगुलेशन कर सके मैक्सिमम रिटेल प्राइस का, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी आ सके। 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन लाया गया प्रेगनेंसी का, जिसके तहत एबॉर्शन की कंडीशन सेट की गई, रेगुलेशंस क्या होने चाहिए एबॉर्शन को लेकर के, और जेस्टेशनल लिमिट्स। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फसाए आया यानी कि FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, जिसमें फूड सेफ्टी रेगुलेशंस बनाए जा सके, स्टैंडर्ड सेट किए जा सके और लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स देखी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, यानी कि एनडीपीएस एक्ट के बारे में हमें बताना है। अब ये आप जानते ही हैं कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में आया, जिसके तहत आप कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके जो भी इस्तेमाल होता है नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक ड्रग्स का। अब इस एक्ट के तहत यहां पर नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में बताया जाता है, जैसे मॉर्फिन, हेरोइन और कोडीन है। साइकोट्रोपिक ड्रग्स के बारे में बताते हैं, जैसे एक्सटीजी है, एलएसडी है और मेथाम्फेटामिन है। फिर आता है कि जो प्रतिबंध है हमारा इलीगल मैन्युफैक्चरिंग या सेल या पोजेशन का, जैसे ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक्स की मैन्युफैक्चरिंग है, उनका पोजेशन है और उनका सेल है। फिर आता है कि जो हम कंट्रोल करते हैं कल्टीवेशन और प्रोडक्शन का, जैसे ओपियम पॉपी को कल्टीवेट किया जा रहा है, लाइसेंसिंग पर फोकस किया जा रहा है। फिर आता है कंट्रोल ऑन कंजप्शन, जिसमें कि प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स कौन कौन सी हैं, आप मेडिकल यूज को रेगुलेट कर सकते हैं, वो इसके तहत आता है।
नेक्स्ट आता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट कर सके, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट कर सके, पनिशमेंट्स और पेनल्टीज जो है हम सेट कर सके, फॉर फीचर हो सके प्रॉपर्टीज का, और कॉग्निजेंस और इन्वेस्टिगेशन हो सके। घबराना नहीं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो कि आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। राइट द ब्रीफ ओवरव्यू एंड एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड सप्लीमेंट्स, मतलब कि जो भी हमारा एक ओवरव्यू है या जो एस्पेक्ट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज को लेकर के फूड सप्लीमेंट्स के, उनके बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहला, अब जो एक ओवरव्यू कहलाता है हमारा फूड सप्लीमेंट्स का, जिसमें कि हमारे जो फूड सप्लीमेंट्स है ये सब रेगुलेट किए जाते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत, ठीक है, जिसको कि आप गवर्न करेंगे कैसे, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। एस्पेक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के फूड सप्लीमेंट्स के, ठीक है, सबसे पहला आता है कि जो लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन है, जिसमें आपको एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, प्रोडक्ट का अप्रूवल लेना जरूरी है, रॉ मटेरियल्स वो भी हो कि जिनमें क्वालिटी गुणवत्ता अच्छी हो, उस पे ध्यान रखना है, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड सेट हो, जैसे जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का ध्यान रखना, लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर होनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल पे फोकस करना है, क्लेम्स और एडवर्टाइजिंग पे ध्यान रखना है। फिर वो एस्पेक्ट जो कि स्टोरेज को लेकर के हैं फूड सप्लीमेंट्स के, जैसे स्टोरेज कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, स्टॉक रोटेशन होना चाहिए, हैंडलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हो, शेल्फ लाइफ अच्छी हो, एक्सपायरी डेट अच्छी हो, और रेगुलेशन कर सके हम स्टोरेज का अथॉरिटीज के द्वारा। ठीक है, पूरा डिटेल में आंसर आप देख लीजिएगा, पीडीएफ में टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और इस पार्ट का आखिरी सवाल, राइट अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में लाया गया कि जो भी हमारी आपातकालीन परिस्थितियां बन जाती हैं, ठीक है, आपातकालीन परिस्थितियां बन जाती हैं, जिसमें कि बेसिकली हमें एकदम इमरजेंसी में जैसे फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है, और अगर मैं बात करूं कोई पर्टिकुलर डिजास्टर्स आ जाते हैं, तूफान आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, उसमें हम जो है बेसिकली कैसे तैयार रहे उसके लिए एक्ट लाया गया, जैसे डिजास्टर मिटिगेशन, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, रिकवरी और रिहैबिलिटेशन और कोऑर्डिनेशन और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग्स। तो जो की प्रोविजंस थे इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लाने के, सबसे पहला था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए बन सके, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को हम डिजाइन कर सके, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बना सके जिसको एनईसी कहते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ आ सके, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बन सके, डिजास्टर मिटिगेशन फंड जिसको डीएमएफ कहते हैं, और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड जिसको एनडीआरएफ कहते हैं, ये रेस कर सके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, रेगुलेशन हो सके हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज को लेकर के, तो वो सब इसके अंतर्गत आता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं शॉर्ट आंसर्स में, जिसमें सबसे पहले आप अटेम्प्ट करेंगे एनी 6 क्वेश्चंस, ये भी साथ आते हैं। पहला आपको बताना है, पहला है नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन। अब अगर मैं नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन की बात करूं, ये एक ऐसी लिस्ट है ड्रग्स की जो कि गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश कराई जाती है, जिसमें जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है या जो बेसिक नीड्स होती है दवाइयों की, उन पे हम फोकस कर सके। अब नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को हम अपडेट कर सकते हैं पीरियोडिकली, कैसे कि जो मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, उसके द्वारा। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि ये सुनिश्चित हो सके कि इन दवाइयों की अवेलेबिलिटी प्रॉपर रहे, सही तरीके से दवाइयों का इस्तेमाल हो, उसको प्रमोट कर सके, जो रिसोर्स एलोकेशन है मेडिसिन का वो प्रायोरिटी पे रहे, और हम एक हेल्थ केयर अफोर्डेबल बना सके, प्राइजेस को कंट्रोल कर सके। अब जो क्राइटेरिया है इसके तहत क्या है कि पब्लिक हेल्थ रेलेवेंस रहे, एफिकेसी और सेफ्टी रहे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहे, फिजिबिलिटी बनी रहे, और थेराप्यूटिक जस्टिफिकेशन रहे। कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं दवाइयों की, तो इसमें एंटी माइक्रोबियल्स आती हैं, कार्डियोवास्कुलर आती हैं, एंटी डायबिटिक्स आती हैं, वैक्सीन हैं, एनेस्थेटिक्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, जेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स हैं, एनाल्जेसिक्स एंड पायरेटिक्स हैं, ठीक है, और डर्मेटोलॉजिकल मेडिसिन हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब हमें बताना है ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट्स एंड फंक्शंस। एक ब्लड बैंक की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या है। ब्लड बैंक हमारी एक ऐसी फैसिलिटी है जहां पर ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है कि एक तो आपको लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हो, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, पर्सनल होना चाहिए, टेस्टिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए,
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो जिनको एसओपी कहते हैं, डोनर सिलेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल हो सके। अब फंक्शंस क्या-क्या है ब्लड बैंक के कि आप ब्लड को कलेक्ट कर सकें, प्रोसेसिंग कर सके, उसकी स्टोरेज कर सके, फिर ऐसे ही आपकी टेस्टिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन, आप प्रमोशन कर सकते हैं ब्लड डोनेशंस का, साथ ही साथ इमरजेंसी सर्विसेज पे ध्यान दिया जा सके और हम एजुकेशन और ट्रेनिंग पर ध्यान दे सकें। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एएनडीए एंड एनडीए यानी कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन और एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। एक सिंपल सा ध्यान रखिए, जो हमारा एएनडीए एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है, इसमें हमारा क्या मतलब है कि जो जेनेरिक कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं, उनके अप्रूवल के लिए हमें एप्लीकेशन सबमिट देनी होती है एफडीए में। जैसे कि पर्पस क्या है, डेटा रिक्वायरमेंट सबमिट करनी होगी, कॉस्ट एंड टाइम, अप्रूवल क्राइटेरिया और आउटकम्स, वो सब यहां बताने होंगे। और न्यू ड्रग एप्लीकेशन में यहां पर जो नई ड्रग है हमारी, यानी कि जो ब्रांडेड ड्रग है, ठीक है, जिसको मार्केट में लाना चाहते हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती है एफडीए में। यहां पे भी सेम पर्पस बताना है, डेटा रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, कॉस्ट एंड टाइम, अप्रूवल क्राइटेरिया और आउटकम। एक आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताता हूं। पर्पस क्या है कि एएनडीए में तो जेनरिक अप्रूवल लेना है और एनडीए में ब्रांडेड ड्रग का अप्रूवल लेना है। डेटा रिक्वायरमेंट्स में बायोइक्विवेलेंस स्टडीज है और एनडीए में प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल स्टडीज है। कॉस्ट की बात करें, एएनडीए की कम होती है क्योंकि जेनरिक है और इसकी ज्यादा होगी। टाइम ऑफ अप्रूवल की बात करें, एएनडी का शॉर्टर होता है और एनडीए का लॉन्गर होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स जेनरिक ड्रग्स के लिए मैंडेटरी नहीं है जबकि एनडीए में मैंडेटरी है। ठीक है, स्कोप क्या है, एएनडीए में जेनरिक ड्रग्स है और एनडीए में न्यू एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या फॉर्मुलेशंस, जिनको आप कह सकते हैं कि ब्रांडेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं बायोएथिक्स। किस पर आते हैं, बायोएथिक्स। बायोएथिक्स हमारी एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि एथिकल, लीगल और सोशल इंप्लीकेशंस को देखती है बायोलॉजिकली और मेडिकल एडवांसमेंट्स में भी। डेफिनेशन की बात करूं तो बायोएथिक्स जो है एक ऐसी स्टडी है जहां पर हम एथिकल इश्यूज के बारे में और डिसीजन मेकिंग जो संबंधित है किससे, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे जिसमें ह्यूमंस हो, मेडिसिन हो, साइंस हो और टेक्नोलॉजी हो। की प्रिंसिपल जो है सबसे पहला ऑटोनॉमी है, बेनिफिशियंस है, नॉन मैलिफिशियंस है और जस्टिस है। अगर मैं स्कोप की बात करता हूं बायोएथिक्स की, तो मेडिकल एथिक्स है, रिसर्च एथिक्स है, एनवायरमेंटल एथिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है और पब्लिक हेल्थ है। ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में आया था। आप जानते ही हैं कि ये एक्ट को लाने के पीछे का तात्पर्य था कि लीगल एबॉर्शन की कंडीशंस हो, जैसे सिर्फ एबॉर्शन तब हो जब एक महिला की जान को खतरा है, या फिर उसकी फिजिकल मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है, या फिर बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज है, या फिर उसके साथ कोई रेप या कोई इंसेस्ट हुआ है। जेस्टेशनल लिमिट्स भी है कि भाई कब कौन से पीरियड से कब तक जो है बेसिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। एक कंसेंट भी होना चाहिए अबॉर्शन का। एक अडल्ट वुमन है तो वो खुद से अपना कंसेंट दे सकती है। माइनर है, 18 साल से कम की है, तो बेसिकली सीधी सी बात है गार्जियंस देंगे। मैरिड वुमेन है तो उसका भी हो सकता है अगर वो मैरिड है, और ये भी हो सकता है कि कंसेंट उसका हस्बैंड भी दे सकता है। ठीक है, और ल्यूनाटिक कंडीशन भी आती है जो दिमागी रूप से ठीक नहीं होते, ठीक है, जिसके मेंटल इलनेस होती है, तो उसमें गार्जियंस ही देते हैं कंसेंट फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फसाए यानी कि FSSAI। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसकी स्थापना कराई गई फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत, जिसमें फूड सेफ्टी को रेगुलेट करना, फूड स्टैंडर्ड्स को सेट करना, लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन, फूड सेफ्टी ऑडिट्स, प्रमोटिंग पब्लिक अवेयरनेस, सर्विलेंस और मॉनिटरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, कंप्लेंट कर सके हम रिड्रेसल और एनफोर्समेंट में, और एक स्ट्रक्चर फंसाए का कि साइंटिफिक पैनल्स हैं, स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटीज हैं, फूड सेफ्टी कमिश्नर्स हैं, एटसेट्रा। भाई इंपॉर्टेंस की बात करें तो फूड सेफ्टी की सुनिश्चित करना कि भैया फूड एकदम सेफ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बूस्टिंग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और ग्लोबल ट्रेड फैसिलिटेशन, ये मेन है इसको लाने के पीछे का तात्पर्य। और लास्ट इस वाले क्वेश्चन में प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एडवर्टीजमेंट्स रिलेटिंग टू ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। अब जो हमारा मैजिक रेमेडीज एक्ट है उसके तहत किन किन ड्रग्स पे प्रतिबंध लगा हुआ है जिनका एडवर्टीजमेंट नहीं होगा। सबसे पहला, कोई अगर मिसकैरेज को ठीक करने की बात करता है या फिर कंसेप्शन को बचाने की बात करता है, इसका एडवर्टीजमेंट नहीं होगा।
कोई अगर ह्यूमन के सेक्सुअल प्लेजर को बढ़ाने की, उसको सुधारने की बात करता है, उसका भी एडवर्टीजमेंट नहीं होगा। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो होते हैं विमेन्स में, उसको करेक्ट करने का दावा करे, उसका भी नहीं होगा। कोई दावा कर रहा है बीमारी को जड़ से मिटाने की, जड़ से ठीक करने की, उसका भी एडवर्टीजमेंट नहीं होगा। और कोई फॉल्स इंप्रेशन डाल रहा है तो उसका भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आंसर ऑल क्वेश्चंस जिसमें राइट अबाउट पॉइजन एक्ट सबसे पहला है। अगर पॉइजन एक्ट की बात करें 1919 में आया था कि जो भी पोजेशन, सेल और इंपोर्ट होता है पॉइजन का, वो बेसिकली ठीक से हो सके। ठीक है, जैसे इस एक्ट को लाने के पीछे का पोजेशन और सेल को रेगुलेट किया जा सके, कंट्रोल कर सके इंपोर्ट पे, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज बन सके, लाइसेंसिंग पर फोकस किया जा सके, लेबलिंग और पैकेजिंग हो सके और पेनल्टीज भी बनाई जा सके कोई गलत करता है तो। ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो भाई जो मिसयूज होता है पॉइजन्स का क्रिमिनल या हार्मफुल पर्पस के लिए, वो बचाया जा सके, पब्लिक हेल्थ को हम बचा सके और एक अकाउंटेबिलिटी बना सके सेल और पोजेशन में पॉइजन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब एनिमल एथिक कमेटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। मतलब कि यहां पर हमें बताना है इंस्टीट्यूशनल एनिमल्स एथिक्स कमेटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी स्थापना कराई गई कि भाई जो भी एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होंगे, रिसर्चेज होंगी, उन सब के लिए परमिशन लगेगी। ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम एथिकल स्टैंडर्ड सेट कर सके कि जो जानवरों पे इस्तेमाल होगा रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए, टेस्ट के लिए, वो सब केयर के साथ होना चाहिए। कॉम्पोजिशन की बात करूं तो इसमें चेयरपर्सन है, इंस्टीट्यूशनल नॉमिनी है, वेटरनेरियन है, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है, सोशली अवेयर मेंबर है जो आपके एनजीओ के सदस्य होते हैं, और नॉमिनी है सीपीसीएसईए का। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज जानते हैं कि रिसर्च प्रोटोकॉल्स का अप्रूवल हुआ, मॉनिटरिंग करनी है एनिमल केयर की, एनिमल यूज और पेन कम से कम हो, इंस्पेक्शन हो फैसिलिटीज के, ट्रेनिंग और अवेयरनेस हो सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसके अंतर्गत, लास्ट है इस पार्ट का, प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स। शेड्यूल सी और C1 ड्रग्स में जो मैन्युफैक्चरिंग और सेल है उसका प्रतिबंध। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें क्या है, की पॉइंट्स की बात करें हम प्रोहिबिशन की तो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट जरूरी है, कंडीशंस जो होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्टैंडर्ड्स देखे जाते हैं क्वालिटी के, पैकेजिंग और लेबलिंग पर ध्यान दिया जाता है, कोल्ड चेन मेंटेनेंस देखी जाती है, प्रोहिबिशन कर सके हम सेल का बिना प्रिस्क्रिप्शन के और पेनल्टीज हम लगा सके वायलेशन पे। एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे वैक्सीन है, पोलियो, रेबीज और पीसीजी वैक्सीन। फिर आता है सेरा एंड एंटीटॉक्सिन जैसे टेटनस एंटीटॉक्सिन है। फिर है हमारे इंसुलिन इंजेक्शंस और ब्लड प्रोडक्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आखिरी पड़ाव है पार्ट 3 जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स वन वर्ड या फिर वन सेंटेंसेस होते हैं। तीनों के आपको मैं जो है सामने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में ही दिखा दूंगा क्या क्या पूछा गया है। पहला है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया, 1940 में आया। ठीक है, ऐसी क्लासेस की ड्रग्स जिन पे प्रतिबंध लगा हुआ है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत, तो मिस ब्रांडेड है, अडल्ट्रेटेड है और स्पूरियस है। डैश रेगुलेशंस आर नेसेसरी इन फार्मेसी एक्ट, वो एथिकल है। और एक ड्रग ऐसा सब्सटेंस जो कि एक प्रोडक्ट है या सब्सटेंस है जो डायग्नोस, क्योर, मिटिगेट, ट्रीट या प्रिवेंशन में काम आ रहा है डिजीज के, इंसान हो या जानवर, तो वो ड्रग है। फसाए की फुल फॉर्म FSSAI की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ANDA की फुल फॉर्म एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, और हेड कौन होता है या प्रिंसिपल कौन होता है, IAC का इंस्टीट्यूशनल हेड या फिर नॉमिनी जो होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्यूरक्यूमिन किस कलर का होता है, येलो। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को PCI भी कहते हैं और हम सेंट्रल काउंसिल भी कहते हैं। एजुकेशन रेगुलेशंस को अप्रूव मिलता है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो इशू करेगी मैन्युफैक्चर के लिए बिना बॉन्ड लाइसेंसेस के, वो है स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। स्टैंडर्ड जो होते हैं कॉस्मेटिक्स के वो बिलोंग करते हैं कहां पर, बिस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अल्कोहलिक प्रिपरेशंस को हम 3 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री कहां पर है, गाजीपुर है। ठीक है, गाजियाबाद नहीं है, ये है हमारा गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और नीमच जो मध्य प्रदेश में है। अब आता है लास्ट पड़ाव इस क्वेश्चन में। ठीक है, लाइफ पीरियड ऑफ अ ड्रग शेल्फ लाइफ से रिलेट करेगा। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की स्थापना कलकत्ता में हुई। फॉर्म 25 ही चाहिएगा हमें अगर हमें लाइसेंस ग्रांट करवाना है ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। डीटैप के अंदर टोटल 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। स्पूरियस ड्रग का मतलब जिसमें लेबलिंग गलत हुई है या फिर वो मिसलीड करेगा इंफॉर्मेशन। तो लास्ट PCI हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। ये था हमारा RUHS का फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का पिछले साल वाला सॉल्यूशन जो कि आपको बखूबी बताया गया इस
वीडियो के माध्यम से। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा सॉल्यूशन पूरा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। यहां से आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होंगी हर तरीके की। गूगल पे टाइप कीजिएगा pharmacyindia.co.in, यहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी, प्रीवियस ईयर नोट्स मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, सब आपको यहाँ से प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर्स मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हैं कैश ऑन डिलीवरी के साथ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। डी फार्मा मॉडल पेपर सेकेंड ईयर के ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है कैश ऑन डिलीवरी के साथ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मास्टर नोट्स मंगा सकते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, फ्लिपकार्ट पर मौजूद है कैश ऑन डिलीवरी के साथ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डी फार्मा एग्जिट एग्जाम एमसीक्यू बुक इंडिया की मोस्ट डिमांडेड बुक है, फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और पीडीएफ भी आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।